हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 1 से 5 का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कम समय रह गया है। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिया है तथा दूसरी तरफ उनके जो भी स्थापना किए हैं उनका नाम दिया है। जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एम.जी. रांडे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज। तो मिलान कीजिए। राजा राम मोहन राय किसके स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो वो किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद हो गए रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज के। तथा एम.जी. रांडे ने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का क्या आया? 3 आया। ए का 3 2 में है। अच्छा, दूसरा का विवेकानंद का क्या था? रामकृष्ण मिशन। तो विवेकानंद किस में है? बी का पहला। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी सही हो गया। फटाक दे हम लोग आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मैडम विकाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीति लता वाडेदार या फिर कल्पना दत्त। तो ये सभी को पता है कि किसको कहा जाता है? मैडम विकाजी कामा को कहा जाता है। जो इनके सहयोगी थे, इन्होंने इनको क्या कहा था कि भारतीय क्रांति की माता है। और ये कहाँ की थी? तो ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? कब मतलब पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था? 2020-21, 19-20, 21-22 या फिर 18-19। तो ये बजट कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 21-22 में। 21-22 में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 1 फरवरी 2021 को सदन में पेपरलेस बजट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 21-22 हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1987, 1988, 1986 या फिर 1989। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1989 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? पारित किया गया था 1989 में और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित यानी नीचे में कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? इनमें से दिया गया और ये कहा गया है कि जो ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति है वो कौन सी सबसे पुरानी है? कायथा संस्कृति, जोरवेक संस्कृति, मालवा संस्कृति या फिर आहार संस्कृति। तो कौन सी संस्कृति सबसे प्राचीन है? वो है कायथा संस्कृति। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। मौर्य समाज की स्थापना से पहले जो समस्त उत्तरी भारत था वो किस में विभक्त था? 2 शासन तंत्रों में, 20 राजतंत्र में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में या फिर 10 राजतंत्र शासन में। तो ये सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य से पहले जो भारत था वो किस में था? तो 16 महाजनपद गणराज्यों में स्थित था। ठीक है, ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी का विवरण मिलता है? यानी कौन से लेखक थे जिनकी पुस्तक से कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में? विल्हन, जलान, कालिदास या फिर कलहन। तो वो सभी पता है, कलहन थे। उनकी जो एक महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य कौन सी है? राजतरंगिणी मानी जाती है, जिसमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। वहाँ के जो उस समय के शासन था, प्रशासन था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की शान उपाधि धारण की थी? तो किसने वो किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक के काल में पूछ रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? तो पुष्यगुप्त वैश्य से कहकर। पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त को जो मौर्य थे उनका राज्यपाल था। तो अगर पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न हमारा, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? जो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली है वो किस राजा के नाम से शुरू होती है? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या फिर नरवर्धन। तो वो राजा थे नरवर्धन। आंसर क्या हो गया? डी हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? लैब्राडोर धारा, क्यूरेशियो धारा, कुराइल धारा या फिर कनारी धारा? तो निम्नलिखित में से जो गर्म धारा है वो कौन सी है? वो है क्यूरेशियो धारा। कौन सी? बी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सस्ता साधन पूछ रहा है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन? तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी बालू का टिब्बा जो होता है के लिए निर्माण उत्तरदायी है? बालू का स्तूप के लिए कौन सा कारक जो है अपर्दन कारक वो उत्तरदायी है? भूमिगत जल, पवन, नदी या फिर हिम नदी? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? वो है पवन। हवा के द्वारा होता है, यहाँ से वहाँ टीला बन जाएगा। शाम को आप देखेंगे कि वहाँ पर टीला है बालू का, और सुबह देखेंगे तो कहीं और टीला दिखेगा। तो ये इसका कारण क्या है? पवन। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, तापमंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल? तो सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयान मंडल, फिर ब्रह्ममंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात बिहार के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ अवस्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर या फिर रोहतास? तो वो कहाँ अवस्थित है? वो है कैमूर जिला में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी व ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? और गोखुर झील के बारे में पूछता है कि बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील या फिर कुशेश्वर झील? तो कौन सी झील है जो कि गोखुर झील बिहार में है? वो है कनवार झील। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। याद रखिए कि बिहार में कनवार झील जो है गोखुर झील है। पृथ्वी के बाहरी परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, पापड़ी क्रस्ट, स्थल मंडल या फिर जल मंडल? तो पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्रस्ट यानी पपड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से, अमरकंटक से, महाबलेश्वर से या फिर नासिक से? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है नासिक से। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सुएज नहर को कौन सी दो सागरें जोड़ती हैं? लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर तथा अरब सागर या फिर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर? तो सुएज नहर को जो जोड़ती है वो है भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? अच्छा, 73वें संविधान में सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत? नीचे कूट दिया हुआ है, इसके अनुसार हमें आंसर बताना है। ए में क्या दिया है? ए, बी, सी। बी में दिया है सभी चारों। सी में क्या दिया है? ए, बी, डी तथा डी में क्या दिया है? बी, सी एवं डी। तो एक इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी, यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत जो है 73वें संशोधन में सम्मिलित है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ पूछ रहा है कि किसे प्रदान की गई है? राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को, राज्य को या फिर केंद्र को? तो 22 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। केंद्र को जो है भारतीय संविधान के अनुसार सारी अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुलैया राव? तो ये सभी जानते होंगे कि जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था वो था डॉक्टर बी एन राव। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति या फिर लोक लेखा समिति? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति है। जिस प्रकार से लोक लेखा समिति होता है उसी प्रकार से ये भी समिति है। और ये क्या करती है समिति? तो ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? नवंबर 2015, दिसंबर 2015, नवंबर 2014 या फिर दिसंबर 2014? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा कि नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हो गया था। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? 1950 अंतर्निहित है 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची में? तो भूमि के सुधार अधिनियम के बारे में किस अनुसूची में कहा गया? वो कहा गया है 9वीं अनुसूची में। इसका आंसर क्या हो गया?
सी हो गया। और 10वीं में क्या है, दल बदलू नेता, इधर से उधर दल बदलने वाली स्थिति किस में है, तो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1978 में, 1979 में, 1976 में, 1977 में। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? वो लाया गया था 1976 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1959, 1987, 1972 या फिर 1968? तो सबसे पहले जो है पंचायती राज्य का गठन हुआ था 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये सभी को पता होगा कि भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? अच्छा, बिहार में महिला साक्षरता दर पूछ रहा है कि क्या है, तो वो कितना है? 61.80 ना 71.25, 50.50% या फिर 51.50 है। तो इसका आंसर जो होगा, बिहार में महिला का जो साक्षरता दर है वो है 51.50%। अच्छा, पुरुष अगर पूछ ले तो पुरुष का है 71.26%, ठीक है, या लगभग में 25 दिया रहेगा, वो भी सही रहेगा। तो महिला का यहाँ पूछा है तो इसका आंसर डी होगा। पुरुष का पूछे तो 71.25%। अच्छा, पूरा अगर देश में पूछ ले कि देश की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 73%, ठीक है, 73%। आगे बढ़ते हैं, अरहर की संकर किस्म है, अरहर की जो है संकर किस्म कौन सी है? ICPH 8, बहार, ICPS L87 या फिर PSS 120? तो कौन सा होगा अरहर की संकर किस्में है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ICPH 8 जो है अरहर की एक किस्म है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है। न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश VK सुंदरमन, न्यायाधीश TV वेंकट अय्यर या फिर श्री MC क्या दिया है ना, सेतलवाद? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग कौन है? वो है श्री MC सेतलवाद। कौन है? श्री MC सेतलवाद, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग या फिर वेजिटेबल फॉसिंग? तो वो कहते हैं वेजिटेबल फॉसिंग कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, कितना होता है? 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.85 ग्राम सेंटीमीटर, 2.56 ग्राम, 2.65 ग्राम। तो मृदाओं के कण का घनत्व पूछ रहा है कि मृदाओं के कण का घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है, तो कितना होता है इसका? तो वो होता है 2.65 ग्राम। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा SCRT बेस्ड प्रश्न है फ्रेंड्स। किसका है? बुक से तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे प्रसिद्ध है। प्रैक्टिस सेट तो लगाते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च, वर्गाकार, षष्ठाकार या फिर एकांतर? तो वो विधि अपनाई जाती है समोच्च विधि। कौन सी विधि? समोच्च विधि अपनाई जाती है पहाड़ी इलाकों पर। अच्छा, समोच्च विधि क्या होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बाग लगाने के लिए समोच्च विधि अपनाई जाती है, यह एक नमी संरक्षण, फसल उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका होता है जो कि पंक्तियों में लगाया जाता है, ठीक है। समोच्च विधि का मतलब पंक्तियों में लगाना। अगला प्रश्न है हमारा, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 15, 16 या फिर 12? पंचम सवारी ताल में पूछ रहा है कि कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 15। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? 15 होती हैं। वंदे मातरम देश गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सीधे आंसर लगा दीजिए, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है हमारा, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो वो है, कब है? सायंकाल, रात्रि, प्रातःकाल या फिर दोपहर? तो कब गाया जाता है भैरव राग? वो गाया जाता है सुबह के समय में। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? देखिए, जो अगर भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो ये किस संविधान में संशोधन किया जाएगा? वो किया जाएगा अनुच्छेद 356। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा का पूछ रहा है कि क्या कहते हैं? मृदा कणाकार, मृदा समूह स्वयं या फिर मृदा संरचना। मतलब ऐसे ही आपको ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, तो इसीलिए घबराना नहीं है। अभी से ही आप लोग प्रैक्टिस की आदत लगा दीजिए, और मैं डेली तो एक एक प्रैक्टिस सेट ऐसे ही 50+ प्रश्न आप लोगों के सामने हर रोज़ एक वीडियो आ जाएगा। ऐसे ही क्या इसका आंसर होगा 40 का? वो होगा ए, मृदा कणाकार कहते हैं। जो विशिष्ट मृदा है यानी मिट्टी वर्ग के कणों को क्या कहेंगे? मृदा कणाकार कहेंगे। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है?
ओलंपिक जो खेल है उसका आदर्श वाक्य क्या है? अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस या बदलता रहता है, एक घर, अनवर्ड या फिर फॉर ईयर हायर। तो इसका आंसर जो होगा ए हो गया, एल्टियस, सिटियस, फोर्टियस ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पुलेला गोपीचंद, दारा सिंह, विशेष भृंगवंशी या फिर प्रदीप खालको। तो अर्जुन पुरस्कार के जो विजेता है वो है पुलेला गोपीचंद और ये भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन के टीम के क्या है? कोच है। ठीक है, इन्हें कब ये पुरस्कार दिया गया था? तो 2000 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8, 10, 5 या फिर 4। तो मनोरंजन जो है कितने प्रकार का होता है? वो होता है 5 प्रकार का। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? घुटनों की शक्ति के लिए ताड़ासन, चक्रासन, सुखासन या फिर ब्रज आसन। तो आसन जो घुटनों के लिए अच्छा होता है वो आसन होता है ब्रज आसन। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? प्रथम जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है कहाँ खोला गया है? असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो वो खोला गया है मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय हमारा कहाँ खोला गया है? मणिपुर में खोला गया है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज या फिर वसा। तो क्या है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व? क्या है? तो वो है विटामिन और खनिज लवण। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? भोजन पकाने की तलना, सेकना, उबालना या फिर भुनना। तो सोलर विधि क्या होगा भैया? वो होगा उबालना। ट्रिप्सिन एम्बाइन किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एम्बाइन जो है वो किस क्रिया में सहायक है? वसा के पाचन में, न्यूमेलिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में या फिर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। तो किस में ये सहायक है? ये सहायक है प्रोटीन के पाचन में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु का नाम क्या है? विब्रियो क्लोरोस, सिटमर टाइफोसोम, ये वेरियोला वायरस या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटा। तो क्या है? वेरियोला वायरस जो है चेचक विषाणु का नाम है, वेरियोला वायरस। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, ये 50वां प्रश्न है हमारा। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है सामान्य मूर्छा आ जाने पर, टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर या फिर पसली हड्डी के टूटने पर। तो सेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? वो किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई है? बटलर लैंड कमीशन रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। तो किस में की गई है? वो की गई है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। फ्रेंड, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? डॉल्फिन, गैगरिका, कछुआ, घड़ियाल या फिर मगर। तो निम्न में से किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉल्फिन को। और राष्ट्रीय जलीय जीव भी तो है हमारा डॉल्फिन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1990, 1980, 1988 और 1986। तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1980 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 का जो आंसर है वो हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन। ओजोन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाष्प ओजोन है, ये सब क्या है? हरित गृह प्रभाव गैस है। लेकिन इसमें जो नहीं है वो नाइट्रोजन नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्रण या फिर कीटनाशक रसायन। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो वो कौन सी नहीं विधि है? तो वो भाई कीटनाशक जो रसायन है उससे मृदा संरक्षण थोड़ी ना होता है, तो ये विधि नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, सिलाई मशीन कब भारी चलता है? प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर या फिर बेल्ट बहुत ढीला होने पर। तो सिलाई मशीन कब भारी चलता है? उसमें तेल नहीं डालेंगे तो क्या होता है? टाइट चलने लगेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि सफाई नहीं करने पर, तेल की कमी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, ऑस्टियो मलेशिया, रिक्टेक्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो कौन सा रोग हो जाता है? वो रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों में दर्द देखते होंगे, हमेशा हो जाता है, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया 57 का। अगला प्रश्न है,
हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ग्लोबिन है, लिपोप्रोटीन है, हीम है या फिर हीमोग्लोबिन है? तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? वो है ग्लोबिन। कौन सा है? ग्लोबिन। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? डाल्टन की, हर्बर्ट की, फ्रोबेल की या फिर मॉन्टेसरी की? तो किसकी सबसे ज़्यादा पाठ योजना प्रचलित है? वो है हर्बर्ट की। एंड अगला प्रश्न लास्ट, योजना विधि आधारित क्या है? देखने पर, इनमें से कोई नहीं, करके सीखना या फिर सुनने पर? तो योजना विधि किस पर आधारित होती है? ये होती है करके सीखने पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।